मैं गजानन अग्रवाल cowgrazing.com से। आज आपसे एक बहुत ही विचित्र मुद्दा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं हैं। और इस मुद्दे से मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मेन जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ उसका दूसरे भाग से जो मैं समझाने वाला हूँ उसके बाद उससे लेना देना है, और वो है स्वास्थ्य। तो पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं हमारे प्रिय राजीव दीक्षित साहब, इतना बढ़िया प्रचार किया था उन्होंने हमारे देशभक्ति का, और बहुत कुछ उन्होंने किया था स्वास्थ्य का, ये सब हम जानते हैं। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, किसने उन्हें मारा। तो राजीव दीक्षित साहब के एक बहुत अच्छे मित्र थे जिनका नाम था किशोर भाई मेहता। वो भारत के नंबर 1 डायमंड मर्चेंट भी थे, रिचेस्ट मर्चेंट थे एक्चुअली, और वो उनके फ़ैन थे। और ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उनके वहाँ से आई हुई बातें हैं, और मैं इसलिए बता पा रहा हूँ आज क्योंकि आज दोनों ही नहीं रहे। और मैं बहुत दिनों बाद मैं वेट कर रहा था कि जब वो कोई रहे नहीं तब बताऊँ, क्योंकि उसमें किसी का वो नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। तो पहली बात तो है कि हम फ्लैशबैक से पूरी बात समझाएंगे, कैसे मरे और क्यों मरे, और फिर पीछे जाएंगे। तो राजीव भाई की मृत्यु के कुछ दिन पहले राजीव भाई ने किशोर भाई मेहता को फ़ोन किया था कि मेरा दम घुट रहा है रामदेव के साथ, मेरा दम घुट रहा है, यहाँ पे जो कर रहे हैं ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, मैं आपको मिल के समझाऊंगा। और फिर कुछ दिन बाद खबर आती है कि राजीव जी तो चले गए। जैसे ही खबर आई, मेहता साहब और अपने एक प्लेन पूरी बुक की थी उन्होंने शायद, और सब चले गए बॉडी को लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये तो कांड रामदेव जी का ही है। बॉडी लेने गए, सब बैठ गए धरने पे, बॉडी लेने के लिए आए। बॉडी पे जो उंगलियां थी, नाखून थे, वो भी नीले पड़ गए थे। इसका मतलब क्या है कि उन्हें गला घोट के मारा गया था। पर जब बॉडी लेने गए तो उनको कहा गया कि अभी आप रुकिए, इसका बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आपको देंगे। पर जिन्होंने इनको मारा था उन्होंने कुछ घंटे बॉडी ले गए वो, और उन्होंने उसका क्रियाक्रम कर दिया, और 4-5 घंटे बाद खाली अस्थियाँ दे दी हाथ में। सारा प्रूफ जो था उनको मारने का वो सब खत्म कर दिया। बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हुआ था ये। और उनको मारने वाले कोई हिंदुस्तान लीवर या विदेश की कंपनी नहीं थी, वो भारत के ही बहुत बड़े संत थे, उन्होंने उनको मारा। तो क्या हुआ था ज़्यादा तो मैं भी जानता नहीं, और जितनी किशोर भाई के टाइम पे जो मुझे मालूम पड़ा था उसी बता रहा हूँ कि मरने के कुछ महीनों पहले राजीव भाई के आज़ादी बचाओ आंदोलन में उन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपए रेज किए थे, डोनेशन सब ले लेके लोगों से, कि देश की आज़ादी के लिए, नई आज़ादी के लिए। वो पैसे जो थे वो राजीव भाई खा गए थे। उन्होंने क्या किया था, उस पैसे से प्रदीप के नाम पे ज़मीनें ले ली थी, ऐसा हमने सुना है। उनके जो खास कार्यकर्ता थे, जिसमें से मेरे कम से कम 12 फ्रेंड्स हैं जो उनके खास कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की, क्योंकि ये तो चीट निकला, हम तो क्या सोचे थे और क्या निकला। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले रामदेव बीच में आ गए, और रामदेव ने उनको बुला दिया कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं समझाऊंगा, मैं करूँगा। और उस दौरान राजीव और रामदेव मिले। पर जब दो राक्षस मिलते हैं तो कोई बहुत अच्छी बातें नहीं होती है। तो जब राजीव को मालूम पड़ा तो मेरा भी बाप निकला,
और वो उनके साथ कुछ गड़बड़ करने वाला था या उनसे अलग होने वाला था, ऐसी कुछ बातें थी, उनका भांडा फोड़ने वाला था। तो इस कारण से उसको मार दिया गया। क्योंकि सबको मालूम है रामदेव के सारे प्रोडक्ट, आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो वो दूसरे के प्रोडक्ट उठा के लाते हैं, पैकेट खोलते हैं, अपना स्टिकर लगाते हैं और बेचते हैं, सबको मालूम ये बात है। हिंदुस्तान लीवर या विदेश की जो कंपनियां जो गड़बड़ काम करती हैं उससे कम गड़बड़ नहीं हो रहा है रामदेव की कंपनी में, सेम ही गड़बड़ है, उतनी गड़बड़ जरूर है। तो खाली वो संत का खाली ड्रेस पहन के रखे हैं, बाकी प्रोडक्ट्स लगभग 80-90% प्रोडक्ट तो सब वही केमिकल डालते हैं, वही सब कुछ है, वही फॉर्मूले है। बस पैकेट खोला, अपना पैकेट लगा के बेच दिया। इस तरह से आज वो सब प्रोडक्ट बिक रहे हैं रामदेव जी के। तो ये बात तो हमने समझ ली। इसके पहले की बात कि राजीव जी ने बहुत बढ़िया काम किया था लोगों को जगाने का, हमारी संस्कृति के बारे में बताने का। उन्होंने बहुत सारे गलत काम भी किए थे। मेरे खुद के 12 फ्रेंड्स हैं जो खुद उनके साथ काम करते थे, उनके कार्यकर्ता थे, जिनके साथ फ्रॉड किया था राजीव ने। इसमें से पहला तो यही था कि राजीव भाई की जो प्रवचन होते थे तो उसकी सीढ़ियाँ बनती थी। जो पहले एक जैनी भाई थे जो जैनी संतों की सीढ़ियाँ बनाते थे, उनको अप्रोच किया गया था और उन्होंने राजीव भाई की सीढ़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। राजीव भाई की सीढ़ियाँ सारे उनके चेलों में बढ़ गई बेचने के लिए, और लगभग 20 लाख रुपए की सीडीज का पैसा वो जैनी साहब को नहीं आया था, वो बहुत गरीब थे, और वो पैसे राजीव भाई के पास आ गए थे। पर राजीव भाई ने कुछ षड्यंत्र करके वो जैनी भाई को भगा दिया और उसको पैसे नहीं दिए। वो उनको अपना घर बार बेच के वो पैसे चुकाने पड़े। तो पहले तो वही है जैनी भाई। तो आप खुद ही पता लगा लीजिए, अगर आप राजीव भाई के भक्त हैं तो पता लगा लीजिए जो 2001 के आसपास में जो सीढ़ियाँ बनती थी वो कौन बनाते थे, चीनी आदमी, उनको बर्बाद कैसे किया, उनको आप जाके पता लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे बर्बाद हुए बेचारे। तो एक ऐसा षड्यंत्र किया। दूसरा, मेरे 2-3 फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो राजीव के एकदम खास थे और वो उतने ही लेवल के प्रवचन दे सकते थे जैसे राजीव देते थे, पर कभी भी उनको वो आगे बढ़ना नहीं देने देते थे राजीव भाई। कभी भी कोई प्रवचन होता देशभक्ति के बारे में या जो, वो खुद आते थे राजीव भाई, कभी भी अपने चेलों को आगे बढ़ने देते नहीं थे। तो आज भी देखेंगे उनके मरने तक उनका कोई चेला फेमस नहीं हुआ, वो खुद ही फेमस रहे, क्योंकि वो हमेशा खुद ही जाते थे, किसी चेले को या किसी को आगे बढ़ने देते थे। उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि अगर वो बोलने लग जाएगा, उसका फेमस हो गया, तो मेरे को कौन पूछेगा, क्योंकि वो प्रतिष्ठा के भूखे थे। पूरी दुनिया को मालूम है, अगर आप उनके प्रवचन सब समझो तो समझ में आ जाएगा आपको कि प्रतिष्ठा के भूखे थे वो। इसीलिए उनके चेले आज तक आगे नहीं बढ़ पाए। जितने भी चेले हैं वो लोअर क्लास है, मतलब उतनी षड्यंत्र था, उतनी दिमाग नहीं है उनके पास। वो सब वही मसाला लेके कॉपी पेस्ट करके खिचड़ी बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो है, पर बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया, गलत काम तो किया ही बहुत सारे, और एक लेवल आता है आदमी का, उसमें वो कभी कोई गलत काम करता है। तो मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि उसने कुछ नहीं किया, वो किया, पर अच्छा भी किया, तो वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम है उनसे, तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि उनके बहुत सारे मैंने प्रवचन सुने हैं, दवाइयों के, मेडिसिन के, ये सब, पर जब भी हमारे पास हमने देखा है कि कोई पंचगव्य आयुर्वेद डॉक्टर अगर है, तो अगर वो जब पेशेंट को देखते हैं तो 2 डायबिटीज़ पेशेंट होंगे, अगर कुछ दवाई सेम नहीं देंगे, थोड़ा सा अलग होगा, कुछ चेंजेस होंगे। क्योंकि कोई पेशेंट आता है डायबिटीज़ हार्ट लेके, कोई पेशेंट आता है डायबिटीज़ किडनी लेके, कोई पेशेंट आता है डायबिटीज़ और लीवर में प्रॉब्लम है। अब हार्ट और डायबिटीज़ वाली जो भी दवाई है वो आप लीवर और डायबिटीज़ को नहीं दे सकते, और लीवर और किडनी वाले को नहीं दे सकते। तो ऐसा सब कैलकुलेशन है। तो नुस्खे, जितने भी नुस्खे हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 1/3 बीमार पेशेंट के लिए शायद एप्लीकेबल हो, या 10% के लिए एप्लीकेबल हो। तो वो लोग जो ठीक हो जाते हैं वो आगे बोलते मेरा ठीक हो गया, मेरा ठीक हो गया, वो बात है। पर एक्चुअली होना क्या चाहिए कि आप ऑथेंटिक सोर्स के पास अपनी बीमारी दिखाइए और एग्जैक्ट दवाई लीजिए, वो होना चाहिए। तो वो नहीं हुआ। और जितने भी डॉक्टर जो राजीव दीक्षित के और उनके चेलों से बने हुए हैं, जैसे गौ सिद्ध है, सबके सब गधे हैं। मतलब 20 दिन के डॉक्टर हैं, जिसने ज़िंदगी में किसी आदमी को, शरीर को खोला ही नहीं,
लीवर कहाँ है, स्टमक कहाँ है, वही पता नहीं है, वो आदमी को गवे सीधे डॉक्टर बना दिया गधों ने। और वो क्या कर रहे हैं कि वो पेशेंट को ढंग से समझ ही नहीं पाते, उनको कौन सा दवाई देना है वो नुस्खे लाते हैं राजी रशीद के, और वो कट पेस्ट कर देते हैं पेशेंट को। तो उसमें भी क्या होता है, 10% ठीक हो जाते हैं, बाकी रह जाते हैं, और या बहुत सारे लोगों की तो बीमारियां बढ़ भी जाती है। तो यही हो रहा है आज राजी रशीद के चेलों के साथ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप नुस्खे देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आयुर्वेद है उसके 100 भाग है, उसमें मर्म चिकित्सा, उसमें बहुत कुछ आता है, मतलब उसका एक भाग पंचगव्य है। तो खाली पंचगव्य सीखने से आप ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी सीख नहीं पाएंगे, पहले आपको आयुर्वेद सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आयुर्वेद में भी 3 साल जब सीखते हैं तो पूरे पेट को फाड़ के अंदर क्या है वो दिखाते हैं, जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में लास्ट में पंचगव्य आता है, पंचगव्य इज PhD। तो आप अगर पहली क्लास के बच्चा बोलता है मुझे पंचगव्य सीखना है, तो उसको कोई दूसरा आदमी सिखा भी देता है पंचगव्य MD के नाम से, तो वो क्या कर रहा है, उसे चीट कर रहा है। तो वही हो रहा है भारत में, जितने भी पंचगव्य MD सिखाने वाले लोग हैं वो सब राजी रशीद के जो भक्त लोग हैं जो सीख रहे हैं वो सब चीट हो रहे हैं, और उनको चीट बनाया जा रहा है। इंग्लिश में कहावत है कि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। कि ये लोभी गुरु है जिसको पैसा चाहिए, और ये लोभी चेला है जिसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन के अपना दुकान खोलनी है। ये दोनों मिल जाते हैं और पेशेंट की बैंड बजा देते हैं। तो ये हो रहा है। एक्चुअल में अगर आपको सही में बीमारी को समझना है और उसका चिकित्सा समझना है, तो पहले ये समझ लीजिए कि बीमारी का रास्ता क्या है। एक तो ये नाक है हमारा, एक मुंह है, और हमारा एक प्रकृति है। तो इसी रास्ते से हमारे शरीर में वो बीमारियां जाती है। तो क्यों ना इस रास्ते को हम एक फाटक लगा दें, एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दें यहाँ पे, जिससे कचरा जाए ही नहीं। तो खाने से ही आपका पेट पूरा ठीक हो जाएगा, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जब खाना ही ठीक हो जाएगा आपका, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने तो एक फार्मूला बनाया ही है, क्योंकि ये फार्मूला हमने गायों से सीखा और हमने एक्सपेरिमेंट किया और डॉक्टरों से कंफर्म करवाया इसे। इसके ऊपर बाकायदा 11 घंटे का आयुर्वेद पे लेक्चर है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में है वो। तो ये है वेजिटेबल और वेजिटेबल सूप। इसमें हम जैनों को फॉलो करते हैं, जैसे जमीन के नीचे उगने वाला कुछ भी नहीं, जैसे आलू नहीं या जो भी जमीन के नीचे उगता है वो सब कुछ भी नहीं, जो धूप नहीं देखता है। दूसरा, कुछ भी प्रकार का मीठा नहीं, फ्रूट्स भी नहीं, ड्राई फ्रूट भी नहीं, शुगर भी नहीं, जैगरी भी नहीं, सिर्फ वेजिटेबल सूप, जिसमें हरे पत्ते की सब्जियां, हरी हरी सब्जियां जो धूप देख के उगती हैं, टमाटर, गाजर सब चलेगा, पालक, धनिया, पुदीना सब चलेगा। उन सबको मिक्स करके उसका सूप बनाइए, सूप पीजिए, पूरे दिन पीजिए, और वेजिटेबल बॉइल्ड करके खाइए, थोड़ा नमक चलेगा, सेंधा नमक खा लो। ऑयल और घी भी नहीं है इसके प्रोसेस में। तो ये अगर आप करेंगे, 3 महीने भी कर लेंगे, आपका शरीर न्यूट्रल हो जाएगा। हमने 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया, उसका वीडियो भी बनाया है पेशेंट का, और वो वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, अंग्रेजी में होगा वो वीडियो। तो बहुत सारे बातें जो मैं भी आपको कह रहा हूँ सब हमारे चैनल में वीडियो के रूप में आपको मिल जाएंगी। तो ये बातें हैं। तो मेरी कोई आपसी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है ना, मेरी कोई, मैं तो कोई अगर आपको उल्लू बना रहा है या कोई आपको बड़ी बड़ी बातें करके बहका रहा है, उससे बचने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो मेरा क्या लेना देना है, मुझे कोई पैसा नहीं देता, मुझे कोई बताने वाला नहीं है सब। और मैंने ये बातें कि आपको क्यों बताई, क्योंकि आपको भी मालूम पड़े कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हुआ क्या था। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं, बता सकता हूँ, पर अभी ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने बता दी। तो वो सारे पैसे, वो सब की बात मैंने बता दी, क्योंकि एक्चुअल में क्या था षड्यंत्र वो बता दिया। जैसे हमने सुनने आता था कि राजीव भाई गवर्नर से बात कर रहे कि घंटा, एक्चुअली वो क्या था कि वो बात नहीं करते थे, झूठ बोलते थे, बहुत सारे झूठ, इतने भयंकर उन्होंने झूठ बोले, उसका कोई झूठ का तो कोई अंत ही नहीं। मतलब कोई भी बड़ी बड़ी, आप गवर्नर को जाके पूछोगे वो बताएगा मैंने कभी बात ही नहीं की, क्योंकि बात की ही नहीं थी। सब अलग अलग, ये पूरे जितने भी मिलियंस ऑफ चैनल बने हैं बहुत सारे, उनके अंदर आधे से ज़्यादा बातें तो झूठ है, और 25% उसके हैं, बाकी भड़काया है, बहकाया है, दुनिया को गलत बताया है, सब मतलब कोई ऑथेंटिक काम किया ही नहीं। एक अनाथालय नहीं खोल पाया यार वो, एक गौशाला, कत्ल खाने से गाय की बचाई हुई, कत्ल खाने वाली गाय को बचा नहीं पाया। इतने 3 करोड़ का किया क्या उसने,
कोई सोचे तो मालूम पड़े, है ना। और ना कोई कमाई का रास्ता था उसका, कोई प्रॉपर चैनल भी काम भी नहीं था कमाई का। सेंटिमेंट से वो अपने प्रोडक्ट्स बेचता था और कोई प्रोडक्ट का रिसर्च नहीं था प्रॉपर, बस मिक्स करके बना लो और चिटका दो, बस यही सब काम था। यही उनके चेले कर रहे हैं। जितने भी राजीव ऋषि के चेले सब लगभग 99% चेले कचरा पट्टी बेच रहे हैं और चैनलों के व्यूज से कमा रहे हैं और वो पैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। तो मैं इसलिए दूर रहता हूँ राजीव भाइयों के, क्योंकि आज भी मैं अगर उनके बारे में कुछ कहता हूँ, राजीव भाई के बारे में कुछ बोलता हूँ चैनल पे मेरे, तो उनके जो चेले हैं उसको जस्टिफाई करने नहीं आते प्रॉपर, उनके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होता। वो धमकी देते हैं, तू तेरे साथ ये कर लूँगा, तेरे साथ वो कर लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उनको भी पता नहीं है कुछ, वो पूरे सेंटिमेंटली अपने गुरु से अटैच्ड है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा गुरु पकड़ो यार। भारत में बहुत सारे अच्छे गुरु हैं और एक गुरु से क्या होगा, और भी तो अच्छे गुरु हैं, उनको पकड़ो, उनसे सीखो, कुछ ऑथेंटिक गुरु को लो, नहीं तो आप भी राजीव जैसे रह जाओगे, है ना। तो ये बातें हैं। तो कृपा करके ये सब आप समझिए और समझाइए और अच्छा ज्ञान लीजिए। अगर खाना ही अगर प्रॉपर तरीके से खा लोगे ना, कोई बीमारी नहीं होगी। मैं 3rd स्टेज कैंसर को हमने ठीक कर चुका हूँ मैं, और हमारे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे डॉक्टरों से मिलते हैं, ठीक कर चुके हैं मतलब हम। और उन पेशेंट्स का भी डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो, उनके पेशेंट के भी वीडियो बनाया है। जैसे एक औरत आई थी 80 साल की थी, उसे रेक्टल और यूट्रस कैंसर था, कोई डॉक्टर लेने को तैयार नहीं था, दूर दूर तक भपक आती थी, भयंकर स्मेल आती थी उसकी यूट्रस की। उनको हमने 3 से 4 महीने में सिर्फ डाइट से ठीक किया, वेजिटेबल सूप, इस प्रकार के डाइट से वो पूरी ठीक हो गई। और उसका वीडियो, उसके बच्चे वीडियो में बोल रहे हैं बात। और ऐसे बहुत सारे 1200 डायबिटीज पेशेंट्स को हमने सिर्फ 12 दिन में ठीक किया है ये फॉर्मूला से। स्किन सोराइसिस वाले प्रॉब्लम वाले, फेस पे पैचेस हो जाते हैं वो प्रॉब्लम वाले, उन सबको भी ठीक कर दिया वेजिटेबल सूप वाला फॉर्मूला से। तो आप ठीक हो जाइए ना। अब क्यों इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं? दवाइयाँ लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी वो दवाइयाँ से भी रेसिस्टेंस ले लेती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको एक बीमारी हुई, उसका लेवल 1 है, आपने दवाई ली और ख़त्म हो गई, तो नेक्स्ट टाइम वो वापस बीमारी आएगी तो लेवल 2 पे आएगी। तब वो आपकी जड़ी बूटियाँ शायद काम नहीं करे, या जड़ी बूटी काम भी करेंगे तो दुगनी लेनी पड़ेंगी, और फिर वो वापस वो 3 पे आएगी, 3 लेवल पे। फिर क्या करोगे आप? तब तो जड़ी बूटियाँ भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि जड़ी बूटियाँ का भी एक लिमिट है। क्योंकि दवाइयाँ, बीमारियाँ जब आती हैं वापस आती है, वो अपना रेजिस्टेंस बढ़ा के आती है। तो बढ़िया तो ये होगा कि आप बीमारी का जो फीडर है, जो हमारा खाना है, उसको चेंज कर दें। जैसे कैंसर है, वो शुगर और आलू, मीठी चीज़ें, जो मेज़, जो मक्का, ऐसी सब जो मीठी चीज़ें हैं, उनसे वो मल्टीप्लाई होता है। तो वो एक फीडर है उसके लिए। तो आप मीठा बंद ही कर दीजिए, आप आलू, व्हीट, राइस सब आना बंद कर दीजिए। आपका जो कैंसर का जो सेल है वो भूखा मर जाएगा और शरीर से निकल जाएगा। तो वही सब बातें हैं। और भी बहुत सारा ज्ञान है जो मैं देना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि आप उसके लिए तैयार है क्या। लेने के लिए तैयार, कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो जस्टिफाई कीजिए अपने आप को ढंग से, और नीचे ढंग से लिखिए, प्रेम से, मैं उसको आंसर दूंगा। पर अगर आप झगड़ा करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यही सब बातें हैं। हरे कृष्ण।